Hello everyone, welcome to my channel. I am Nidhi. Today we are going to start our class 10th geography and our first chapter is resources and development. So first of all, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल होने वाली है। और जिनका कल ही एग्जाम है और एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ने लगे हैं तो खुश हो जाओ क्योंकि आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है वहां से नोट्स और क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। तो अभी चिक चिक के बाद करते हैं अपना चैप्टर शुरू। चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। पहले जान लेते हैं कि आखिर रिसोर्सेज क्या होते हैं। क्या पता आपके एग्जाम में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही आ जाए कि व्हाट आर रिसोर्सेज। तो इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। तो अभी आपके पास जो फोन है जिसमें आप वीडियो देख रहे हो या फिर लैपटॉप या जो ईयरफोन्स लगा रखी हैं आपने, हाथ में जो पेन है, नोटबुक है, आपका जो स्कूल बैग है या फिर आपके रूम में जो एक बार ऊपर देखो जो वो फैन चल रहा है या जो एसी है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आपके आसपास जितनी भी चीजें आपको आपकी नीड्स कंप्लीट करने वाली, आपको सुख देने वाली, आपकी लाइफ को इजी करने वाली चीजें लग रही हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं रिसोर्सेज। तो अभी इसकी एक बार डेफिनेशन जान लेते हैं। अभी एग्जाम में आप ये थोड़ी लिख कर आओगे कि ये जो पेन से मैं राइटिंग कर रहा हूँ यही रिसोर्स है। तो इसकी डेफिनेशन, परफेक्ट डेफिनेशन जान लेते हैं। Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। तो कोई बात नहीं, आपकी फीलिंग्स को मैं समझ सकती हूँ। आप सोचते होंगे कि ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, ये क्या वर्ड आ गए नए नए। तो इसको भी मैं बताती हूँ। जैसे कोई रिवर है और वो आपके घर से बहुत दूर है तो वो आपके लिए इजी रिसोर्स नहीं हो सकती जब आप उसका वाटर यूज ही नहीं कर सकते, मतलब वो आपके लिए एक्सेसिबल है ही नहीं, तो वो आपके लिए रिसोर्स नहीं हो सकती। उसी तरह से अगर आपका मन कर रहा है कि हमारे पास एक लग्जरी कार हो, एक महंगा सा आईफोन हो और एक क्यूट सा डोरेमोन हो, है ना, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाएगा आईफोन और आपको लग्जरी कार और डोरेमोन तो मिलने से रहा। तो वो आपके लिए रिसोर्स नहीं बन सकता, मतलब वो आपके लिए इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, वो आपके लिए एक्सेसिबल नहीं है और वो आपके लिए कल्चरली एक्सेप्टेबल भी नहीं है। तो वो आपके लिए रिसोर्स नहीं हो सकते। तो जो चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में कल्चरली एक्सेप्टेबल, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजेबल है, उन्हीं को हम बोलते हैं रिसोर्स। तो ये सब तो हो गया रिसोर्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने रिसोर्सेज को डिफरेंट टाइप्स में, डिफरेंट वेज में कैसे क्लासिफाई कर रखा है। सबसे पहले तो इनके ओरिजिन के बेसिस पे जानते हैं, जो कि है बायोटिक एंड अबायोटिक। अब जो रिसोर्सेज लिविंग बींग से लिए जाते हैं जैसे फिशेस, फ्लोरा, फोना एटसेट्रा, ये सब होते हैं बायोटिक के अंदर। जो चीजें नॉन लिविंग थिंग्स से कंपोज की जाती है उन्हें हम बोलेंगे अबायोटिक। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स, मेटल एटसेट्रा। इससे नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। इसके अंदर होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जिनको रिन्यू किया जा सकता हो, जो नॉन एग्जॉस्टिबल हो, मतलब ऐसे ही खत्म नहीं हो सकते। एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी और वाटर। अभी वाटर को भी वाटर साइकिल की हेल्प से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, ऐसे ही नहीं फिनिश हो सकता। और वो बात अलग है कि हम वाटर पोल्यूशन से अगर ज़्यादा वाटर यूज़ करेंगे तो उससे हो सकता है, लेकिन हम वाटर साइकिल से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वाटर को। ऐसे ही फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो बहुत सालों के बाद फॉर्म होते हैं, जैसे मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। इनको मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं फॉर्म होने में। ये एग्जॉस्टेबल होते हैं। इसके बाद देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कि आखिर किसी रिसोर्स का ओनर भी तो होता होगा।
तो इसमें फर्स्ट है इंडिविजुअल रिसोर्स। जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स का कोई प्लॉट है तो वो उनका अकेले का है, ये तो नहीं है ना कि उस पर उनके पड़ोस वाले घर बना लेंगे। हाँ, वो बात अलग है कि वो बड़े होने के बाद आपके अंडर आ जाएगा। तो ऐसे ही जो प्रॉपर्टी, हाउस, प्लॉट होते हैं, तो ये सब होते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। तो नेक्स्ट है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। जैसे कि हमारे गांव में, सिटी में, टाउन में जो भी मंदिर होते हैं, शमशान घाट, कब्रिस्तान, पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट, प्लेग्राउंड, स्टेडियम वगैरह होते हैं, उनको हम बोलते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। मतलब कम्युनिटी के सभी मेंबर्स उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्सेज। जो भी एक नेशन के, एक कंट्री के रिसोर्सेज होते हैं, उन्हें बोलते हैं नेशनल रिसोर्स। जैसे कि रोड्स, रेलवेज, कैनाल्स, मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। और जो ओशियन एरिया होता है, मतलब हमारी कंट्री की जो कोस्टल बाउंड्रीज है, वहां से अराउंड 19.2 किलोमीटर दूरी तक जो भी ओशियन का एरिया है, वो भी कंट्री में ही इंक्लूड होगा। तो ये सब हो गए हमारे नेशनल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो सभी कंट्रीज के होते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड का उन पर हक होता है। जैसे सन, मून, ओशियन होते हैं, मतलब अपना जो लिमिट है वहां तक तो हमारी कंट्री के अंडर है, लेकिन जो बाकी का एरिया होता है ओशियन का, वो पूरे वर्ल्ड का उन पर हक होता है। जैसे कि हम अगर मून को बोल दें कि चंदा तो हमारे मामा है, मतलब हम चंदा मामा बोलते हैं ना, तो वो चंदा मामा तो हमारे मामा है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो वो सभी कंट्रीज का उन पर हक होता है। तो ये होते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इसके बाद देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। किसी रिसोर्स के डेवलपमेंट वैल्यू के बेसिस पर 4 तरह से रिसोर्स होते हैं। फर्स्ट तो मान लो जैसे शूर्पणखा के पास एक प्लॉट है, लेकिन वो उसे एज अ रिसोर्स यूटिलाइज नहीं कर रही है, उसको बोलेंगे हम पोटेंशियल रिसोर्स। मतलब आपके पास रिसोर्स तो है, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट है स्टॉक। मतलब जैसे उस लैंड पर शूर्पणखा ने सोच लिया कि मैं एक अच्छा सा महल बनाऊंगी और उस पर तारे तोड़ तोड़ कर लगाऊंगी। अब ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब कि ह्यूमन बीइंग ने सोच लिया कि हाँ, मैं उस रिसोर्स को यूटिलाइज करूंगा, लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज करने के लिए। अभी आप ये शूर्पणखा का एग्जाम्पल एग्जाम में मत लिख कर आना, क्योंकि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। क्योंकि ये जो डेफिनेशन और एग्जाम्पल हैं, ये तो आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे, है ना। तो अभी आपको सिर्फ समझना है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है वहां से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलप्ड रिसोर्सेज। मतलब जो रिसोर्सेज बिल्कुल फिट है फॉर यूज, जो बनकर तैयार हो चुके हैं, उन्हें बोलेंगे हम डेवलप्ड रिसोर्सेज। जैसे अब शूर्पणखा ने फैक्ट्री लगा ली बिस्किट्स की, और सभी रिसोर्सेज को यूज करने के बाद जो बिस्किट्स आएंगे उन्हें हम बोलेंगे डेवलप्ड रिसोर्सेज। उसी तरह जब शूर्पणखा उन बिस्किट्स को स्टोर कर लेगी ताकि उनको बाद में यूज कर सके बेचने के लिए, तो उसे हम बोलेंगे रिजर्व्स। ठीक है, अभी हमारे चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। हमने रिसोर्सेज के बारे में तो जान लिया, अब जानेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज ह्यूमन बीइंग्स के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है ना। तो रिसोर्सेज अब जब सोसाइटी के किसी एक पार्ट के हाथों में ही रह जाएंगे तो उससे डिफरेंसेस बढ़ेंगे। रिच और पुअर के बीच में भी भेदभाव होते हैं। जब रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाता है तो बहुत से ग्लोबल क्राइसिस भी होते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन। तो रिसोर्सेज को हमें एक प्लान्ड तरीके से यूज करना चाहिए। हमारा विजन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ होना चाहिए। अब इस टर्म को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है आपके आगे चैप्टर्स में भी। देखो, जैसे आप जिस घर में रहते हो वो या तो आपके दादाजी ने बनवाया होगा या फिर आपके फादर साहब ने। तो जब उन्होंने आपके लिए इतना सोचा है, तो हमारा भी तो ये काम है, ये फर्ज से बनता है कि हम भी अपनी आने वाले जनरेशन के लिए कुछ सोचे, उनके लिए कुछ बचा कर रखें, उनके लिए जो एनवायरनमेंट है उसको पोल्यूट ना करें, मतलब उनके लिए रिसोर्सेज बचा कर रखें। तो इसी सोच को बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसकी डेफिनेशन होगी द डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन
without compromising the ability of future generation to meet their needs। मतलब हमें स्वार्थी नहीं बनना है, हमें अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करना है और ना ही हमें रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना है, उनके लिए भी कुछ बचा कर रखना है ना। तो इस मुद्दे को लेकर ही एक फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई थी इन जून 1992, जिसमें 100 से भी ज़्यादा स्टेट्स के हेड इकट्ठे हुए थे इन रियो डी जेनेरियो, जो कि है ब्राज़ील में। इसमें एक एजेंडा 21 तैयार किया गया था 21st सेंचुरी के लिए। इसका एम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंटरनेशनल लेवल पर अपनाने का था और जितने भी वहां पर स्टेट्स इकट्ठा हुई थी उन्होंने लोकल लेवल पर भी एजेंडा 21 को अपनाया ताकि आने वाली जनरेशन को प्रॉब्लम ना फेस हो और हम अपने एनवायरनमेंट को सेफ बना सके। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिसोर्स प्लानिंग भी जरूरी है। तो हमने हाफ चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया है, तो इतना तो हमें पता लग गया है कि रिसोर्सेज हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है। इंडिया में इनकी प्लानिंग को हम 3 स्टेप्स में डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये है कि पहले हम रिसोर्सेज का ये पता लगाएं कि कौन से रीजन में क्या रिसोर्स ज़्यादा मिलता है और एक माइंड मैप तैयार कर लें ताकि ये पता लग जाए कि कौन सी जगह पर हमें कौन सा रीजन क्या किस चीज़ में रिच है, वहाँ पर क्या ज़्यादा रिसोर्स मिलते हैं और वहाँ पर किस चीज़ की कमी है। और नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो मैप और सर्वे तैयार किया है और जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे जो भी हमें रिसोर्सेज की कमियां जहां पर मिल रही है उनको दूर करने के लिए कोशिश की जाए और रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए प्लान्ड टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन सेटअप किए जाए। और थर्ड ये है कि उन सब रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को मैच किया जाए कि वो सक्सेसफुल है या फिर नहीं है नेशन की डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारे जो गांधी जी हैं उन्होंने कहा था कि हमारी कंट्री के पास रिसोर्सेज तो बहुत है लेकिन वो सिर्फ जरूरत पूरा करने के लिए है, किसी के लालच के लिए नहीं है। लालची और सेल्फिश लोगों को रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट और ओवर यूज नहीं करना चाहिए। तो कहने का भाव ये है कि हमें अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए, उनको बचा कर रखना चाहिए, ओवर यूटिलाइजेशन नहीं करना चाहिए। तो अभी आपने कभी सोचा है कि जिस लैंड पर आप खड़े हैं, जिस लैंड पर आप डेली पैदल चलते हैं, साइकिल चलाते हैं, जो भी आपको डेली वर्क होता है वो करते हैं, तो वो आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है और इसको कितने तरीके से हम यूटिलाइज भी करते हैं। हमारी कंट्री है जो इंडिया, उसमें 43% एरिया है जो लैंड का वो प्लेन एरिया है और 30% एरिया माउंटेन्स कवर करते हैं और उसी के साथ 27% एरिया है जो लैंड वो प्लेट्यू रीजन के अंडर आता है जिसमें मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट मिलते हैं। हम लैंड को बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट फॉर फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट भी तो हम लैंड पर ही होते हैं। सेकंड, जो लैंड हम कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं करते उनको हम बोल सकते हैं वेस्ट या फिर बेरन लैंड। तो इसको भी हम रोड बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। थर्ड, ग्रेजिंग के लिए, मतलब पशुओं के लिए घास चराने के लिए उन पर ट्रीज को ग्रो कर सकते हैं। और जिस लैंड पर 5 साल से ज्यादा सालों तक कोई खेती नहीं की गई है उसे हम बोलते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड। और नेक्स्ट जो फेलो लैंड होती है, मतलब जिनको 1 साल या 1 साल से कम समय से एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं किया गया हो, उसे हम बोलते हैं फेलो लैंड। और फिफ्थ है हमारी नेट सोन एरिया, मतलब जिस लैंड पर 1 साल में 1 से भी ज्यादा बार खेती की जाती हो उसे हम बोलते हैं नेट सोन एरिया या फिर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो ये तो हो गया हमारा लैंड यूटिलाइजेशन। अब देखते हैं हमारा इंडिया का जो लैंड यूज पैटर्न है वो कैसा है। हमारी कंट्री का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन सिर्फ 93% ही लैंड यूज होती है क्योंकि जो एरिया जम्मू कश्मीर चाइना बॉर्डर से टच करता है या फिर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जैसे असम, तो ये कुछ एरिया ऑफ लैंड है जो यूज नहीं होती, उनका डाटा अभी तक कलेक्ट नहीं किया गया है। जो हमारी कंट्री का 54% एरिया है
वो तो यूज किया जाता है जिस पर हम फार्मिंग करते हैं, और 33% एरिया है वो है जो फॉरेस्ट एरिया के अंडर है, और बाकी की लैंड जो हमारी सेटलमेंट्स है, घर, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, मार्केट्स, मॉल्स एक्सेट्रा, इनके अंडर आता है। 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स लैंड से ही कंप्लीट होती है, जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एक्सेट्रा। लेकिन ह्यूमन बींग्स लैंड को इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि आज इंडिया में 130 मिलियन हेक्टेयर लैंड डिग्रेडेड है, 28% लैंड फॉरेस्ट डिग्रेडेड लैंड है, और 56% वाटर इरोडेड एरिया, और बाकी का एरिया सलाइन एंड एल्कनाइन डिपॉजिट से अफेक्टेड है। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है कि लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो जाना। ये कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज से होती है, जैसे डिफोरेस्टेशन मतलब ट्रीज को काटना, सेकंड ओवरग्रेजिंग मतलब ज्यादा पशुओं को चराना, थर्ड माइनिंग मतलब जब मेटल्स, रॉक्स को निकाला जाता है तो वहां भी बहुत बड़े बड़े होल हो जाते हैं, जिससे लैंड डिग्रेडेशन होती है। लैंड डिग्रेडेशन को दूर करने के लिए हम अफॉरेस्टेशन को अपना सकते हैं, सेकंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, थर्ड प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रिसोर्स है सॉइल। सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। इसकी हेल्प से ही प्लांट्स की ग्रोथ होती है और डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट मिलता है अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए। इंडिया में सॉइल को 6 डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई कर रखा है। बहुत इजी है इनको समझना, बस आपको ध्यान से सुनना है इनको। फर्स्ट है एल्यूवियल सॉइल। ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फर्टाइल सॉइल होती है जो ज्यादातर नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलती है। ये जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, मतलब जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर है, उनके साथ जो सेडिमेंट रॉक्स आती हैं उनसे फॉर्म होती है, तो इसलिए ये मेनली रिवर्स के पास ही मिलती है, और इसके अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले भी भरपूर मात्रा में मिलती है। एल्यूवियल सॉइल 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट जो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल होती है, मतलब जिसके अंदर कंकड़ ज्यादा होते हैं, उसे बोलते हैं बांगर, और सेकंड जो न्यू एल्यूवियल सॉइल होती है जिसके अंदर कंकड़ कम होते हैं, उसे बोलते हैं खादर। एल्यूवियल सॉइल के अंदर पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम काफी मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से शुगर केन, पैडी, वीट और भी क्रॉप्स इसके अंदर अच्छे से ग्रो होती हैं। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल, जिसको हम रेगर सॉइल भी बोलते हैं। ये मेनली कॉटन की कल्टीवेशन के लिए जानी जाती है, क्योंकि ये मॉइस्चर, पानी को होल्ड कर लेती है। ये पेरेंट रॉक मटेरियल से फॉर्म होती है, और मेनली जो प्लेट्यूज है महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रीजन को कवर करती है, वहाँ ये ज्यादातर मिलती है। नेक्स्ट है रेड एंड येलो सॉइल, जो कि इग्नियस रॉक से फॉर्म होती है। ये हमारे इंडिया का जो ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट है, जहाँ कम रेनफॉल होती है, वहाँ मिलती है। आयरन का इसके अंदर डिफ्यूजन होने के कारण इसका कलर रेड हो जाता है, और जब इसके अंदर वाटर की अमाउंट होती है तो इसका कलर येलो हो जाता है। नेक्स्ट है लेटराइट सॉइल। तो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, जो कि है लेटर, विच मीन्स ब्रिक। जिस एरिया में हाई टेम्परेचर हो और हाई रेनफॉल भी हो, ये वही मिलती है। हैवी रेनफॉल की वजह से इस सॉइल की जो अपर लेयर है वो बह जाती है, और इस प्रोसेस को ही बोलते हैं हम लीचिंग्स, और इसी वजह से इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसको भी मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स की हेल्प से कल्टीवेशन के लिए यूज किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है हमारी एरिड सॉइल, जो मेनली रेडिश ब्राउन कलर की होती है, और इसका टेक्सचर सैंडी होता है, और सॉल्ट कंटेंट भी हाई अमाउंट में मिलता है इसके अंदर। ये मेनली वेस्टर्न राजस्थान एरिया की तरफ मिलती है, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमस एंड मॉइस्चर कम ही होता है। लेकिन इसको भी हम इरिगेशन की हेल्प से प्रॉपर मेथड यूज करके कल्टीवेशन के लिए यूज कर सकते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं सोइल इरोजन के बारे में। तो जब सोइल की जो टॉप लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है, मतलब ओवर इरिगेशन से या फिर एयर की वजह से या फिर और भी रीजंस की वजह से, तो उसे हम बोलते हैं सोइल इरोजन। अब सोइल इरोजन भी कुछ अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे फर्स्ट तो है गली इरोजन। इसमें पानी के ज्यादा बहाव की वजह से सोइल के अंदर डीप कट्स बन जाते हैं, मतलब गड्ढे जैसे कुछ बन जाते हैं, जिससे जो टॉप लेयर है सोइल की वो भी उन कट्स के थ्रू साथ में ही बह जाती है और जो लैंड है वो बेड लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है शीट इरोजन। इसमें ज्यादा रेनफॉल की वजह से सोइल की टॉप लेयर बह जाती है और फिर वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के लिए फिट नहीं रहती। और इसके बाद है फार्मर के कुछ डिफेक्टिव मेथड्स होते हैं, उनकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। लेकिन सॉइल इरोजन को हम रोक भी सकते हैं। जैसे फर्स्ट तरीका तो ये है कि फार्मर काउंटर प्लोइंग करे, मतलब जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में फार्मिंग करे, मतलब हॉरिजॉन्टली प्लोइंग करे। और नेक्स्ट मेथड हम अपना सकते हैं कि हम टेरेस कल्टीवेशन भी कर सकते हैं। और ग्रास भी हेल्पफुल होती है सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, क्योंकि ग्रास सॉइल को पकड़ कर रखती है, जिससे सॉइल इरोजन कम हो जाती है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ जियोग्राफी कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स एंड like this video, and please don't forget to subscribe my channel.